Welcome viewers. First of all, I will thank to IEPFA for inviting me here. Today we will discuss about investor awareness. What do we mean by investor awareness? Means investor must be vigilant and knowledgeable regarding the decisions to be made about their hard earned money. दोस्तों हम कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसमें हमें रिटर्न्स कितना आएगा. बट अदर फैक्टर्स लाइक उसमें लिक्विडिटी क्या है, लॉक इन पीरियड, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्या उसमें टैक्सेबिलिटी आएगी, ये सारे फैक्टर्स इग्नोर कर बैठते हैं और जल्दबाजी में अपने इन्वेस्ट डिसीजंस गलत ले लेते हैं. बहुत बार आपने देखा होगा लोग टैक्स बचाने के लिए ईयर एंड आते आते फरवरी मार्च के मंथ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. एटीसी मोस्ट ऑफ द पीपल सबको पता है 1.5 लाख की टैक्स डिडक्शन मिलेगी और हम अपने यहाँ टैक्स सेव कर लेंगे. बट कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर. तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि एटीसी में क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और 2-3 ऑप्शंस हैं. ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस वी विल डिस्कस इट इन डिटेल ओनली फ्यू टॉपिक्स. तो देखते हैं हम आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट टू डू विद योर मनी, व्हाट्स रॉन्ग विद जस्ट सेविंग, व्हेन टू इन्वेस्ट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while making investment decisions, determine what are you investing for, what are the various options for investment, asset allocation, how to plan tax saving investments, best tax saving investments under section 80C along with deductions other than 80C. First, what to do with your money. दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जैसे ही पैसा आता है तो हम क्या सोचते हैं कि इसको हम कहाँ खर्च करें, कितना सेव करें, क्या इन्वेस्ट करें. इस रिगार्डिंग वॉरेन बफेट ने कहा है, डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इंस्टीड स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग. मीन्स आपका कोई अर्निंग है, कुछ है, उसमें से सबसे पहले एक हिस्सा सेविंग करना बहुत ज़रूरी है और बाकी के बचे हुए पैसे में से ही अपना खर्चा निकालें. बट जस्ट सेविंग से काम नहीं बनेगा, तो सेविंग के बाद उसको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? व्हाट्स रॉन्ग विद जस्ट सेविंग? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन ईट्स अप योर सेविंग ओवर टाइम. इसे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उसे आपने अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया. उसमें आपको साल भर बाद क्या मिलेगा? 3 से 4%, 3,000-4,000 रुपये. वहीं उसी के अगेंस्ट में इन्फ्लेशन रेट, करंट इन्फ्लेशन रेट अराउंड 6% है. तो ड्यू टू इन्फ्लेशन योर मनी वैल्यू विल बी डेप्रिशिएट. तो कोई भी सेविंग हो तो उसको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. उसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं सॉल्यूशन. द सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज इन्वेस्टिंग. स्टार्ट सेविंग. अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़. प्रोग्रेस फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग. पुट मनी टू वर्क रेदर देन एक्यूमुलेटिंग और कीपिंग इट आइडल. योर वर्क हार्ड you work hard to earn money, so make the money work hard for you and enjoy the benefits of power of compounding. What is the right time to invest? दोस्तों हमारा मोटिव सिर्फ टैक्स को सेव करना ही नहीं है. मेन मोटिव हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है रिटर्न्स, सो डैट वी में सरपास द इन्फ्लेशन. तो बहुत सारे लोग ईयर एंड पे आके ही इन्वेस्ट करते हैं. बट द बेस्ट टाइम टू प्लान टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट is at the beginning of the financial year. If an individual start planning for tax saving investments at the beginning of the financial year, then the investment made can multiply over a long period and can help the individual to fulfill their
long-term financial goals. So planning should be smartly at the beginning of the financial year. But before investing, we have to consider some factors. What are the factors? Let's see. Factors to be considered while making investment. Purpose. Your purpose must be clear. What are your financial goals? Like आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सेट्रा. तो इसमें बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकता है. तो अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें, अपना इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करें कि आपका पर्पस क्लियर हो. सेकंड आता है एज. अ यंग पर्सन कैन टेक मोर रिस्क. ये एक एज और एक रिस्क एपेटाइट दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रिस्क एपेटाइट गिरता जाएगा. सेकंड, जैसे जैसे ओल्ड एज में आप जाएंगे आपकी काम करने की क्षमता कम होगी, आपके मेडिकल्स बिल्स बढ़ने लगेंगे. तो उन सबको देखते हुए जितना रिस्क आप यंग एज में ले सकते हैं उतना बाद में आप नहीं ले पाएंगे. थर्ड पॉइंट आता है आपका रिस्क एंड रिटर्न पैरिटी. मोर यू टेक रिस्क मोर यू कैन गेट रिटर्न्स. एग्जाम्पल्स, आप बैंक एफडीज़ में लगा दीजिए पैसा, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दीजिए, तो आपका रिटर्न फिक्स है, आपको 6 से 7%, 8% तक मिल भी जाएगा. आपकी रिस्क उसमें लिमिटेड हो जाएगी. बट अगर आप और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एट द यंगर एज तो यू मे गो फॉर स्टॉक मार्केट एज वेल. उसमें आपका रिटर्न अनलिमिटेड हो सकता है, 15 से 18%, 20% तक भी लोग कमा रहे हैं. थर्ड आता है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसको हम अभी डिटेल में 80C के साथ पढ़ेंगे. उसमें लॉक इन पीरियड, लिक्विडिटी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं. 80C के टाइम हम इसको डिस्कस करते हैं. फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते टाइम, दैट इज़ टैक्स इन्वॉल्व. वी हैव टू मैक्सिमाइज द आफ्टर टैक्स नेट रिटर्न्स एंड हैव टू मिनिमाइज द टैक्स इम्पैक्ट. एग्जाम्पल ले लेते हैं. आज आपके पास ₹1,00,000 हैं, आपने उसको इन्वेस्ट करा, आपको पता है आज कि इस पर मुझे 10% रिटर्न मिलेगा. बट टैक्स कंपोनेंट को हम इग्नोर कर बैठते हैं. फिर जब 1 साल बाद पैसा मिलता है तो हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है और नेट रिटर्न मेरा 7 to 8% हो जाता है. तो टैक्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग देख लेते हैं एक बार. जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, पहला मेरा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहता हूँ, और ये मेरा खुद का स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, ना कि दूसरों का. किसी के लिए पर्पस गाड़ी खरीदना हो सकता है, किसी के लिए घर खरीदना, किसी के लिए एजुकेशन. तो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें. व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट. ऑप्शंस देख लेते हैं. प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, बैंक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड. ये एक एग्जांपल है, नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. तो इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं. बट मेक योर इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू. दैट इज़ फाइट इन्फ्लेशन फॉर यू, प्रोवाइड इनकम when you need it, be accessible and usable in parts and portion, grow in value and appreciate over time. Proper asset allocation is the answer. What is proper asset allocation? Asset allocation is nothing but just like a balanced थाली. एक थाली में हमें क्या चाहिए होता है? सब्जी, रोटी, दाल, सैलड. तो एक पुरानी कहावत भी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू अ सिंगल बास्केट. इसका मतलब ये है कि हम अपना एसेट एलोकेशन इस तरीके से करें कि एक जगह अगर हमें नुकसान होता भी है तो उसको मैं कंपेंसेट कर सकूं अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट से जो मेरे को वो रिटर्न दे रहा है. तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. एसेट एलोकेशन तो हमने देख लिया. अब हम आते हैं हाउ टू प्लान टैक्स इन इन्वेस्टमेंट्स.
कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, 80C का सबको पता होता है, तो उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लें कि 1.5 लाख की ही मैक्सिमम लिमिट है। कुछ खर्चे हमारे प्री एग्जिस्ट करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। लाइक आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपका EPF ऑलरेडी कट रहा है, तो वो 80C में ऑलरेडी आपकी लिमिट कंज्यूम कर रहा है। सेकंड, आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसका प्रिंसिपल पोर्शन 80C में कवर्ड है। थर्ड, कोई आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं अपना, LIC ऑलरेडी कवर्ड है। इसके बाद अगर कुछ लिमिट बचती है तो वो ही आप 80C में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा भी क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के, 80C इज़ नॉट ओनली द वे टू इन्वेस्ट। तो बेस्ड ऑन योर गोल एंड रिस्क प्रोफाइल, चूज द टैक्स सेविंग investments such as PPF, ELSS, bank FDs, NPS, etc. बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 80C क्या हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं विद रिटर्न्स एंड लॉक इन पीरियड। फर्स्ट आता है ELSS। इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। इसमें फिक्स रिटर्न नहीं है, नॉर्मली देखा गया है 5 से 18% तक ये रिटर्न्स दे रहे हैं। इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड है 3 ईयर्स का। फिर आता है नेशनल पेंशन स्कीम, 9 से 12% का रिटर्न आ रहा है इसमें। इसकी लॉक इन पीरियड दे रखा है अप टू योर एज 60, डेट इज़ टिल रिटायरमेंट। फिर आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। इसमें भी प्लान टू प्लान वेरी करते हैं रिटर्न्स, और 5 साल का लॉक इन पीरियड है। PPF 7.1%, और अभी इसमें पहले 8-8.5% तक भी था 2-2.5 साल पहले तक। कोविड के बाद से ये रिड्यूस हुआ है रेट। ये भी अच्छा ऑप्शन है एक लॉन्ग टर्म के लिए। 15 ईयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड है। फिर आता है अपना सुकन्या समृद्धि योजना। ये बेसिकली 10 साल से छोटी लड़कियों के लिए पॉलिसी ली जा सकती है, और इसका लॉक इन पीरियड 21 साल का दिया हुआ है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 6.80%, 5% का लॉक इन पीरियड है। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम्स, ये मंथली इनकम प्लान है जो 7.6% का करेंटली रिटर्न दे रहा है, और 5 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें भी। बैंक FDs ये वेरी करते हैं, ये पोस्ट ऑफिस में भी हो सकते हैं। बैंक FDs में ध्यान रखना है 80C में सिर्फ वही FDs कवर हैं जो 5 साल के लिए हो मिनिमम। आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ 1 साल की, 2 साल की, और 3 और 4 4 तरीके की FDs होती हैं। सिर्फ 5 साल की जो FDs होंगी वही इसमें कवर होंगी। फिर इंश्योरेंस प्लान टू प्लान वेरी करेगा, और 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है। तो आपने देखा होगा इस सारे इसमें रिटर्न्स आपका जितना भी है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा आ रहा है। डेट इज़ वाई इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट रैदर टू जस्ट सेव। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अपना ELSS में बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होता है। ELSS इज़ नथिंग जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, बट डिफ़र ये है कि ELSS में लॉक इन पीरियड 3 साल का दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा आज डालो कल निकाल